आज के शो में 8 फरवरी फैसले की घड़ी। सोलर पैनल दरामद की आड़ में 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकों की जानिब से गफलत बरतने का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग होने पर बैंकों को सिर्फ 9 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। सेनेट कायमा कमेटी में शदीद एतराजात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में और कायमा कमेटी में ये सामने बात इंकशाफ हुआ कि सोलर पैनल की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पाकिस्तान से बाहर पेमेंट्स गई, उन ममालिक में पेमेंट्स गई जो डेस्टिनेशन कंट्रीज भी नहीं थी, और इस सिलसिले में बैंक्स में हैवी कैश ट्रांजेक्शंस हुई जिसका कोई यानी इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को कहीं पर भी नोटिफाई नहीं किया गया, उन पर कोई नोटिस नहीं हुआ, और ये बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस हुई। सिर्फ 2 सोलर कंपनी के खिलाफ यानी एफबीआर के एक ऑडिट में बात सामने आई कि तकरीबन 70 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। मजमूई तौर पर जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये मामला आया तो पता चला कि ये मामला इतना नहीं बल्कि 300 से 400 अरब रुपए का हो सकता है। इस बारे में सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के 2 से 3 इजलास हुए। बार बार पूछा गया कि क्या कार्रवाई बैंक के खिलाफ हुई और क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया। एज ए रेगुलेटरी बॉडी उन बैंक के खिलाफ जो तमाम जो इस पर सब कुछ हो रहा था तो उनकी अलार्म बेल्स क्यों नहीं हुई, उन्होंने क्यों नहीं उसको विजिलेंटली रोका, और फिर जो इंपोर्ट हुआ, ये जो सारा बिलियंस रुपीस की ट्रांजैक्शंस हुई, इसको मजीद आगे रोकने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। रिसेंटली सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का एक इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर हमने देखा जो चेयरमैन है कमेटी के सलीम मांडीवाला साहब, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला दोबारा सामने आया और बैंकों की जानिब से गफलत बरतने का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग होने पर बैंकों को सिर्फ जो मजमूई तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एज ए रेगुलेटरी बॉडी एक्शन हुआ, वो 9 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है उनके ऊपर आयद किया गया। स्टेट बैंक ने 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो सेनेटर्स के राय थी वो बड़ा मामूली सा एक जुर्माना किया है, और ये बहुत ही जिसे कहा जाए कि बहुत ही छोटी अमाउंट का जुर्माना हुआ जो ग्रेविटी है उसके मुताबिक। सेनेट कायमा कमेटी में शदीद एतराजात हुए इसके ऊपर। कमेटी ने स्टेट बैंक को तजवीज़ दी कि सोलर पैनल की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक आइंदा इजलास में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, यानी उनको मजीद डिटेल्स चाहिए और उसकी इन कैमरा ब्रीफिंग की उन्होंने बात की। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मुलविस बैंकों और दीगर इदारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे, ऐसा सेनेटर्स ने कहा। वहाँ पर सेनेटर मुसद्दिक मलिक थे और सलीम मांडीवाला साहब थे, दीगर जमातों के थे। उन्होंने कहा जी कि हमें मालूमात सही या मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जा सकी। बैंकों ने दरामद कुंदगान के खिलाफ कैश ट्रांजेक्शंस की 9170 रिपोर्ट फाइल्स की, जिस पर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया। और इस पर मजीद बात यह भी हुई कि बैंक ने बताया, स्टेट बैंक ने, कि कस्टमर रिस्क प्रोफाइल उन्होंने अपडेट नहीं की थी। इसे हम बात भी करेंगे प्रोग्राम में। 17 बैंक हुकाम के खिलाफ जो बैंक ऑफिसर से बताया कार्रवाई हुई, स्टेट बैंक ने बताया, और कमेटी मुलविस बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामले को FIA के हवाले करने में किसी इत्तफाक पर पहुंचने में नाकाम रही कि अगर इसको अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग के हवाले किया जाए या ना किया जाए। आइंदा इजलास में स्टेट बैंक मुलविस बैंकों के नाम कमेटी को शेयर कर सकते हैं, और इसलिए आइंदा इजलास इन कैमरा बुलाने का फैसला हुआ है। और कमेटी ने सोलर पैनल की दरामद पर मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक स्टेट बैंक के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स उमूर और शाह इमाम साहब माहिर हैं कस्टम कवानीन के, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। दोनों खुशामदीद कहते हैं। पहले डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 70 अरब का मामला था, 9 करोड़ रुपए का फाइन हुआ टू द बैंक्स, इज इट सब्सटैंशियल? इकराम साहब। नहीं, मेरे ख्याल में ये फाइन तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, मगर जो क्रिमिनल अबेटमेंट थी उसके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। ये एक अदारा नहीं, मेरे ख्याल में जितने भी अदारे मुलव्वस रहे हैं सबके साथ क्रिमिनल अबेटमेंट का केस बनना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस क्राइम हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। और अब हमारे इनकम टैक्स लॉ में भी आप देखें, FBR भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हम बरी जिम्मा है, क्योंकि जो कंसाइनमेंट जिस वक्त छोड़ी गई थी, आपको मैंने अर्ज किया था कि इतनी अगर आए थे सोलर पैनल तो कहीं तो लगे होंगे ना। हमें क्या पता ईंटें भर के उन्होंने यहाँ इम्पोर्ट दिखा दी, क्योंकि असल मकसद सोलर पैनल लाना नहीं था, असल मसला मनी यहाँ से लॉन्डर करके बाहर लेके जाना था। ये वो जमाना है जब $1 बाहर भेजने के लिए लोग तरस रहे थे, तो आपने इतनी बड़ी अमाउंट, और वो भी आपकी जो मैन्युफैक्चरर है चाइना है, आप ऐसे भेज रहे हैं कभी दुबई में कभी स्विट्जरलैंड में। तो ये मामला जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, ये हमारे लिए
अभी FATF की दोबारा से जब होगी मीटिंग और उसके अंदर दोबारा से वैल्यूएशन का मसला आएगा तो ये केस एज ए केस स्टडी पेश किया जाएगा कि हम लॉ तो बना लेते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। बैंक्स को तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेट बैंक के लिए इंतहाई जो है मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से शर्मनाक हरकत है कि वो बजाय कि उनको सिर्फ लेकिन ये जो मौकिफ है कि उन्होंने कहा कि बैंक्स तो इसमें बैंक्स ने अपना काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन 9000 रिपोर्ट हुई तो उन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइल अपडेट नहीं की और उन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस पे अलार्म बेल्स नहीं बजाए। लेकिन बैंक्स तो प्राइमरीली बैंक्स तो इस वक्त अक्यूज नहीं हुए ना इसमें। जो पैनल इंपोर्ट कर रहे थे इंपोर्टर्स, जो 70 बिलियन का हजम है या जो भी हजम है 300-400 अरब रुपए का, वो उन पर आएगा या बैंक्स पर आएगा इकराम साहब जो ओनर्स है? जी, एफबीआर के तो पहले गलत काम किया, इनको तो FIR ही कटवानी नहीं आई। अपने ऑफिसर के खिलाफ भी FIR काटते जिन्होंने ये माल छोड़ा था और उन कंपनीज के खिलाफ भी जिन्होंने फेक आईडीज बनाई, क्योंकि ये तो कंपनी फेक है। फिर बैंक जिन्होंने इस पे ऊपर अकाउंट खोला। जब आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाते हैं तो फिर आप क्रिमिनल अबेटमेंट में सबको शामिल करते हैं ताकि कोई आदमी बाहर ना रह जाए केस के। और मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है, पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि ये जो हमारा एंटी नारकोटिक्स का लॉ है उसके मुताबिक तो ये एंटी नारकोटिक फोर्स को भी रिपोर्ट उनके सेक्शन 37 के मुताबिक क्यों नहीं की गई। बहुत बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि हो सकता है कि अंडरलाइन ये क्रिमिनल मनी हो जिसको बाहर भेजा जा रहा हो। ये इसी तरह से लेयरिंग होती है, फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है। अब बड़े शर्मनाक बात है कि उन्होंने सिर्फ लकीर पीटी है कि एक पोस्ट कस्टम जो था ऑडिट हुआ उसके नतीजे में ये बात आई, मगर जब ये क्राइम हो रहा था तो FBR वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो इस तरह की बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट बगैर किसी इंटरेस्ट के छोड़ दे। तो मेरा हिसाब से पहले कंपनियों से लेकर SCCP के सबको इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए और इसकी थॉरो इंक्वायरी करते तो ये केस बिल्कुल मुख्तलिफ लेवल का एक क्रिमिनल लेवल का केस बनता और इसमें जो बैंकर इन्वॉल्व थे उनको भी जो उन्होंने तो पहले फेक अकाउंट्स खोले हैं, फिर उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये होता, आप कह रहे हैं बैंक के खिलाफ होता, तो किस कानून के तहत आप उनको प्रोसिक्यूट करते हैं इकराम साहब? उनको स्टेट बैंक ही करता है रेगुलेटरी अपने फंक्शन के तहत, या आप समझते हैं उनके खिलाफ FIA या NAB या इनकम टैक्स लॉस, यानी किस कानून के तहत बैंकर के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज बनते हैं? क्या होता है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगानी चाहिए थी। जब दफात लगती तो ये ऑटोमेटिकली ये केस जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस में जाता। Exactly. अच्छा, शाबिर साहब आपकी तरफ आते हुए सर ये आप बताएं, क्योंकि ये जो मामला है आपकी नजर में जो ऑडिट हुआ, पोस्ट कस्टम ऑडिट हुआ, FBR में पकड़ा, इकराम साहब कह रहे हैं कि ये वहीं से नेग्लिजेंस हो गई और फिर उस वक्त ही अगर उस पर मामला होता तो मामला सामने आ जाता। आप कस्टम केसेस, FBR कवानीन, इस लिहाज से मुझे बताएं सर कि ये कितना सीरियस ऑफेंस था और क्या इसके ऊपर जो एक्शन जो पीनलाइज हुआ बैंक्स का, इज इट इनफ? शाह साहब देखें, जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने किया है ये काम, तो उसमें से एक केस को मैंने भी देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हाइप इन्होंने ज़्यादा बांध दी है इसमें, और ये जो है मुझे तो जो मैंने जितना रिकॉर्ड देखा और समझा, मुझे ये नहीं पता कि बैंक्स में कैश डिपॉजिट हुए नहीं हुए, वो तो ज़ाहिर मैंने नहीं देखे, मगर एज फार एज द कस्टम्स इंपोर्ट्स आर कंसर्न तो मुझे तो कहीं से भी ओवर इनवॉइसिंग नज़र नहीं आई। अच्छा, जो वैल्यूएशन रूलिंग थी कस्टम्स की उसके तहत ही अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर किया। PCA ने क्या किया कि 2022 में इसको डिडक्ट करके 2022 की जो वैल्यूएशन रूलिंग थी, मैं आपको बताऊं 2013 में एक वैल्यूएशन रूलिंग थी, उसमें था ये 70 सेंट, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यूएशन रूलिंग आई तो ये हो गया 0.20, अमाउंट कम कर दिया, उसका वैल्यूएशन वैल्यू का कम कर दिया। आप 22 में 2017 की इंपोर्ट में किस तरह से लगा सकते हैं 22 की वैल्यूएशन रूलिंग? ये जो ऑडिट हुआ है ये फॉल्टी ऑडिट है, बदनीयती पे है, और इसको खामखाई PCA इसको हवा दे रहा है। और मैं आपको जो मैंने उनका ऑडिट देखा है, जो उन्होंने किया है, ये जबरदस्ती का केस इन्होंने बनाया है। मेरे हिसाब से इंपोर्ट जब हुआ तो इसकी एग्जामिनेशन होती है पैनल्स की, कस्टम्स वाले इसको क्लियर ऐसे नहीं करते अंधों की तरह के वे पैनल्स आए हैं, उसकी वैल्यूएशन रूलिंग सारी चेक हुई हुई है। आप 2022 की वैल्यूएशन रूलिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2017 के कंसाइनमेंट्स को? कोई वेरिफिकेशन नहीं किए इन्होंने। इनवॉइसेस जिस मुल्क में से माल आया क्या उसको चेक किया, जिस कंपनी में वो पैसे रिमिट हुए क्या उसको अपने जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं उससे वेरीफाई किया। तो इस ऑडिट रिपोर्ट में इतने लूप होल्स और इतनी उसमें हैं कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई भी है तो ये PCA का तो मैंडेट ही नहीं है कि ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को करे, और FIR भी लोगों की काट दी इन्होंने। भाई आप
कि अगर आपने डिडक्ट किया था और आपको ये लगता था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो जो डेजिग्नेटेड लीड एजेंसीज हैं, I&I, IRS है, I&I आपका जो है कस्टम्स है और FIA है, इनका है ये मैंडेट। अब PCA कर रहा है, तो अब होगा क्या? आपने गलत ऑडिट किया, आपने गलत FIR काट दी। अगर लोग गिल्टी हैं और बाकी में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो कोर्ट से बच जाएंगे। उसकी वजह ये कि आपने आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जाके सारा अपना काम किया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इमिग्रेशन में कस्टम वाले किसी को पकड़ लें कि जी आपके पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, तो वो जाहिर है कोर्ट में जाएगा तो उसको कोर्ट छोड़ देगी। इसी तरह FIA वाले जो हैं वो कोई ऐसे काम कर लें जो उनका मैंडेट नहीं है। तो PCA ने इसको खामखाई एक हाइप दी है, और कोई भी जो अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं तो वो कैश डिपॉजिट की हैं। अगर कैश डिपॉजिट ये बताया ना शाह साहब के, अच्छा, ये तो आपने PCA बताया सर, ये जो 9,000 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई एक्सपोर्ट है जी, बैंक्स में 9,000 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई और वो कहते हैं कि हमने कस्टमर रिस्क प्रोफाइल अपडेट नहीं की अपनी, बैंक कह रहे हैं। तो ये जवाब काफी है बैंक की तरफ से? नहीं, देखिए बैंक्स का जो है ना, बैंकिंग सेक्टर का जो भी इश्यूज चल रहे हैं या जो उन्होंने जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो तो आप 2 अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स में बहुत ज्यादा पैसे डालें तो वो फ्लैग रेज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो तो एक रूटीन मैटर है। देखें, हम चीजों को खराब करते हैं उल्टा सीधा हाइप देके। PCA ने जो ऑडिट किया है ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा। अगर ये वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ये इनका मैंडेट नहीं है, ये इनको ट्रांसफर कर देना चाहिए था डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस कस्टम्स और डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस IR। क्योंकि जब माल आया तो उसके बाद जो दूसरा लेग है वो है उसकी सेल्स टैक्स की चेन। ये देखना है कि जिसको इन्होंने पे किया तो उसने जो सेल्स टैक्स तो फ्री है ना, उस पर सेल्स टैक्स तो है नहीं एट इंपोर्ट स्टेज, मगर लोकल सप्लाई में तो होगा उसका। तो वो सारा प्रोफाइल कस्टम्स नहीं देख सकता। अभी सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है 2023 PTD 527, जिसमें ये पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं कि आफ्टर क्लियरेंस, आफ्टर इंपोर्ट्स, कस्टम्स का मैंडेट नहीं है कि वो सेल्स टैक्स की रिकवरी, इनकम टैक्स की रिकवरी, FTA की रिकवरी वो निकाले। अगर वो डिडक्ट करते हैं तो वो उसको रेफर कर देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो ये PCA का और पाकिस्तान कस्टम्स का मैंडेट नहीं है। और जो इंपोर्ट्स हुई हैं एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, तो जो वैल्यू लगी है वो जो वैल्यूएशन रूलिंग इन फील्ड थी उसके हिसाब से वैल्यूएशन रूलिंग लगी है और उसके हिसाब से पैसे बाहर रिमिट हुए हैं। माल जब वापस आया है तो एट इंपोर्ट स्टेज कस्टम्स के ऑफिसर्स ने उसको चेक किया है। तो देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कस्टम्स एज फार एज द वैल्यूएशन रूलिंग इज कंसर्न्ड, एज फार एज द कमोडिटीज आर कंसर्न्ड। हाँ, अगर ये PCA समझता है कि उसने ये बहुत जबरदस्त मारकतुल आरा कोई काम किया है, तो वो मैं जिस केस को मैंने हैंडल कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ तो उसमें तो गैप्स हैं। अपना काम उससे रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। भाई आप अपना पहले तो ये कंफर्म कर देना कि ये वाकई में गलत चैनल में गया है, किस जगह गया है, उसका डेटा लेकर आओ। आप शिपर से इनवॉइस वैल्यू चेक करो कि वहां पे क्या इनवॉइस डिक्लेयर हुई थी, वो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो सारा प्रिजम्पशन पे केस बना हुआ है ये, और ये स्टैंड नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से तो ये हाइप ज्यादा है इसमें, और मैं नहीं समझता। आपके रसीद PCA अपने मैंडेट से बाहर गए। एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इससे मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अहम तरीन मामला है 70 अरब रुपए, और जो सेनेटर्स कह रहे हैं कि ये ज्यादा 300-400 अरब रुपए का है। आफ्टर दिस ब्रेक जानेंगे इसका हजम कितना हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। मनी लॉन्ड्रिंग, सोलर पैनल्स की आड़ में 70 अरब रुपए की PCA ऑडिट हुआ, FIRs हुई, जो इंपोर्टर्स थे उनके खिलाफ FIR हुई, मामला स्टैंडिंग कमेटी में आया।
वहां पर पता चला कि एक नहीं दो नहीं 9,000 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुई, कैश ट्रांजैक्शंस हुई, हैवी कैश ट्रांजैक्शंस हुई। उसके बावजूद बैंक की तरफ से कोई अलार्म बेल्स नहीं हुए, रेड फ्लैग्स नहीं आए। जो आपका ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो फ्रेमवर्क है उसमें एक नहीं 3-4 नुकात की धज्जियां उड़ाई गई, उसके बावजूद बैंक की तरफ से कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं हुआ। और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस 70 अरब रुपए के मामले पे तकरीबन 90 मिलियन रुपीस का एक चार्ज किया, पेनल्टी किया बैंक्स के ऊपर। सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि ये मामला इससे कहीं ज्यादा का है। वो कहते हैं ये 300 से 400 अरब रुपए का मामला है और उस लिहाज से ये 90 मिलियन कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इकराम साहब, आप कह रहे थे कि एट द इनिशियल स्टेज गलतियां हो गई, आपने शाह को सुनी, वो कहते हैं ये केस स्टैंड नहीं करेगा, पीसीए का मैंडेट नहीं था टू डू दिस। तो क्या ये पीसीए का मैंडेट था या नहीं था डॉक्टर साहब? देखिए, जब कोई इनिशियल चीज पकड़ी जाती है पोस्ट क्लियरेंस में, तो उसका काम ये होता है कि फिर एफबीआर तो एक अदारा है ना, ये जब जनरेट करे तो देखा जाए कि किसकी जुरिस्डिक्शन है कि ये केस कहाँ कहाँ फाइल हो सकता है। अब गलती वो फरमा रहे थे वो टेक्निकली ठीक है कि ये अगर एफआईआर उन्होंने कटवाई है तो उनका मैंडेट नहीं है, ये तो कस्टम इंटेलिजेंस और आईआरएस इंटेलिजेंस के पास केस भेजना चाहिए था। मगर हम एक और पहलू से बात कर रहे थे कि कस्टम और वो तो बाद में पिक्चर में आए। पता ये चला कि जो बैंक्स हैं इसमें पाकिस्तान, देखिए पहले तो कहीं पे कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं, फिर उनके अकाउंट्स खोले गए हैं, फिर उसमें हैवी कैश ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये साबित कर रहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल अभी सेक्टर है उसके बावजूद इसके के बड़ी सख्त किस्म के कवानीन नाफिज हैं, जिसमें आपकी बेनामी ट्रांजैक्शन है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है। और फिर इस मनी लॉन्ड्रिंग के नीचे ही इनकम टैक्स के अंदर जहां कंसीलमेंट है, इसे प्रेडिकेटेड क्राइम भी बना दिया गया है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ भी स्पेशल जो कस्टम की अदालत है या स्पेशल जो टैक्स की अदालत है वहाँ क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा। अब मसला ये है कि पहले तो बैंकों से जो लेती हुई है उसमें मैंने 3 चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया था कि इनकम टैक्स का लॉ भी कहता है कि बताएं कि ये जो टेक्निकलिटीज होती हैं जिस तरफ ये निशानदेही कर रहे थे, तो ये मुझे बताएं, हमेशा हमने देखा है बड़े बड़े करप्शन के केसेस या आपके व्हाइट कॉलर क्राइम में केसेस होते हैं और वो इन्हीं टेक्निकलिटीज के अंदर बच के निकल जाते हैं। तो वन थिंग ही वाज राइट कि ये आगे केस पे स्टैंड नहीं करता एट द कोर्ट ऑफ लॉ, फिर ये टेक्निकलिटीज बचा लेती हैं। तो कहीं ये केस ही तो एट द वेरी स्टार्ट लूप होल्स तो नहीं है इसमें, इज इट वेरी वीक लीगली डॉक्टर साहब? जी देखिए, ये तो मैंने उस दिन भी आपसे अर्ज किया था कि ये अब कवर अप ऑपरेशन है। अच्छा। यानी कि एक से ज्यादा जगह से ये तो सिर्फ 2 हमने 3 जिसमें 17 बिलियन के जिक्र किया, हजारों ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो कस्टम और काम उस वक्त जो क्लियर कर रहे थे उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि ये एक पैटर्न बन रहा है। अब वो जो बात कह रहे थे कि नहीं उन्होंने रूलिंग देख ली, सारा कस्टम के अंदर सिर्फ रूलिंग और क्लियरेंस ही काफी नहीं है, ये भी देखना होता है कि ओरिजिनेशन कहाँ है, चीजें कहाँ से। एक ऐसी एक्टिविटी तो हो रही थी जो हाईली डाउटफुल थी। अब बैंकिंग सेक्टर, अब जब क्राइम होता है तो उसके सारे ताने बाने मिलाए जाते हैं। हमने देखा कि डे 1 से इसमें क्रिमिनल इंटेंट शामिल थी। अब केस नहीं बनाया गया। एफबीआर की ये जो साइड है क्रिमिनल केस बनाने वाली बहुत पुअर है, एफआईए की भी बहुत पुअर है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ना हमें इन्वेस्टिगेशन करनी आती है ना प्रोसिक्यूशन करनी आती है। इसीलिए जब हमें ऊपर जाकर सख्त कोर्ट्स में तो ये लोग छूट जाते हैं। लेकिन पहले तो हमें ये तय करना है ना सर कि ये केस, ये कहते हैं कि पीसीए का नहीं, ये काम आईएनआई का काम था अगर मनी लॉन्ड्रिंग थी, या ये काम पीसीए का नहीं बल्कि आईएनआई का था। तो सर क्या ये द राइट बॉडी, राइट इंस्टीट्यूशन उसने इसको केस को टेकअप किया? जी मैं अर्ज कर रहा था जी नहीं, एफबीआर ने इसमें नेग्लिजेंस नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। मैंने अर्ज किया कि अगर पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में एक चीज सामने आई जो क्रिमिनल इंटेंट की तरफ इशारा कर रही है, तो फौरी तौर पर जो 2 महकमे इतने बड़े रखे हुए हैं, इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, पूरा इंटेलिजेंस बनाया हुआ है, कस्टम का भी और आईआरएस का, दोनों को जॉइंट टीम बनानी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन करके फिर उनके सारे रिकॉर्ड पे चीजें लाकर फिर एक अच्छी क्रिमिनल जो ऑफेंस की जो थी वो अपने अपने सेक्शंस के तहत और मनी लॉन्ड्रिंग को भी इन्वॉल्व करते हुए एक एफआईआर कटवानी थी। अब अगर एफबीआर ने गलत कटवाई है तो सेनेट को चाहिए कि एफबीआर से पूछे कि आपकी ये कैपेसिटी है, इस तरीके से आप काम करते हैं। मैंने एफआईआर की कॉपी नहीं देखी, मगर जो आज मामला सामने आया कि ये एफआईआर बकौल उनके, ये तो उन्होंने पोस्ट क्लियरेंस का तो काम ही नहीं है एफआईआर दर्ज करवाना, उनका तो काम है पॉइंटेशन करना लॉस ऑफ रेवेन्यू की। जब वो केस वो देखेगा ऊपर एफबीआर का जो भी मुतलका होगा ऑफिसर, तो वो डिसाइड करेगा कि इसके अंदर जो क्रिमिनल हिस्सा है इसके लिए हम
इंटेलिजेंस वालों को कहें, जो बाकी लॉस ऑफ रेवेन्यू का है उस ऑफिसर को कहें, तो 2-3 एक सिविल लाइबिलिटी चलेगी, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी चलेगी। मगर बैंकों का आप देखिए कि इस ट्रांजैक्शन को 4 जगह रिपोर्ट होना था। मैंने अर्ज किया कि एक तो उन्हें एफएमयू में रिपोर्ट होना था, उसने उन्होंने हरकत की, इतनी बड़ी कैश ट्रांजैक्शन उन्होंने कैसे हैंडल की, उन्होंने किस तरह से ये इंपोर्ट के बिल जो थे वो एस्टेब्लिश किए, जब उन्हें पता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिनेशन चाइना है जबकि माल कहीं और जा रहा है। ये सारी जो थी उनकी वायलेशन थी स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस की। फिर मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेड बेस हो रही थी तो वो शामिल थे, अगर बैंक के लोग शामिल ना होते ये कभी नहीं हो सकती थी। फिर मैंने अर्ज किया कि 2 लॉ ऐसे हैं जिसके अंदर ऐसी ट्रांजैक्शंस को जिसका जिक्र नहीं आता। एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन जाती जो कभी बैंक नहीं देते हैं, जबकि उनके लॉ में है, वो भी इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो इसमें एफबीआर की भी क्रिमिनलिटी शामिल है, इसमें बैंक की भी क्रिमिनलिटी शामिल है, और उन पार्टीज की। जब तक हम सबको इसमें शामिल तफ्तीश करके अच्छी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम अच्छी प्रोसिक्यूशन कैसे कर पाए। नहीं तो, और ये तो फैसला हो ही नहीं सका कमेटी के इजलास में। इससे पहले भी हमने देखा है जब स्कैंडल्स आए तो कमेटी ना नैब को फॉरवर्ड करती है ना एफआईए को फॉरवर्ड करती है, और वो इजलास जो है बगैर किसी मंतकी अंजाम के खत्म हो जाता है और इन कैमरा सेशन की बात हो गई है। तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कमेटी के एफआईए को भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये किसको भेजना चाहिए, किस एजेंसी को, तमाम जो है एफबीआर, बैंक्स और सबको किसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन तमाम चीजों को? ये जो देखिए, क्योंकि जो केस एमिनेट हो रहा है वो बैंकिंग के अंदर सीरियस वायलेशंस और क्रिमिनल अबैटमेंट का केस है, तो ये एफआईए को, जो बैंकिंग सर्कल था एफआईए का, वहां पे ये केस फाइल करना चाहिए था उनको एफआईए में, और ये जाना चाहिए था स्पेशल जो जज हैं कस्टम्स के, उनके पास जाना चाहिए था। क्योंकि मनी बेस इसमें आप देखें ना, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग हुई है, तो इसकी अदालत जो बनती है वो स्पेशल जज कस्टम बनती है, और जो वहाँ अथॉरिटीज करती वो डीजी जो थे इंटेलिजेंस के, वो इसको लीड करते कस्टम के, और साथ में एफआईए को भी शामिल करते, उनकी भी एक अलहदा से एफआईआर दर्ज होती। क्योंकि एक बैंकिंग क्राइम हुआ है, एक मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और तीसरा क्राइम इसमें टैक्स एवेजन का है। तो 3 चार्जेस डिफरेंट जगह पे इसकी चालान बनता, और तीनों काउंट लगकर फिर जज साहब इसको टोटलिटी में देखें और इसके ऊपर जो है वो सजा दें। ये इसका तरीका सही है इसको एग्जीक्यूट करने का। लेकिन ये बताए कि सर, ये तो हम ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके कि ये हजम कितना है इसका। सेनेटर्स ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये 300 से 400 अरब रुपए का है, एक नहीं कई सेनेटर्स कह रहे हैं। तो हम अभी तक यही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी ग्रेविटी का ही नहीं हम इसका अंदाजा लगा पाए और ना इस फिगर तक पहुंच सके। तो ये भी एफआईए बताएगा कि, या फिर कोई कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऐसी बताएगी कि ये इट वाज हंड्रेड्स ऑफ बिलियन रुपीस, नॉट ओनली 70 बिलियन रुपीस? जी सर। जी, ये सारा रिकॉर्ड जो इन 2 कंपनियों का है और मजीद कंपनीज का है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है, मैंने अर्ज किया, ये हैंड ओवर होना चाहिए सबसे पहले तो एफआईए को, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है और ये क्राइम वो देख सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी उनके पास जो है वो मैंडेट है, और उसके बाद वो चाहे तो इस केस में फिर उनको भी कोऑप्ट कर सकते हैं। मगर सबसे पहले तो जो एफबीआर है उसको तो सही एफआईआर कटवानी चाहिए 2 जगह पे। एक उनको कंसीलमेंट के ऊपर जो आईआरएस वालों को कटवानी चाहिए, और एक उनको जो है डेफिनेटली जो अब प्रेडिकेट क्राइम में उनको मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम मिला हुआ है, उनको करना चाहिए। ऐसे केसेस में आमतौर पे अगर ऐसे सीरियस क्राइम केसेस होते हैं जिसमें ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, तो एक जॉइंट फोर्स बनाई जाती है 2-3 एजेंसीज की जो इन्वॉल्व होती हैं, और फिर उसको राय लेते हुए क्रिमिनल चूंकि इंटेंट है तो इसमें राय लेते हुए अच्छी एफआईआर कटवाने के लिए उन्हें मशवरा करना चाहिए प्रोसिक्यूटर जनरल से भी। तो फिर कहीं जाकर ये बात होती है, इनके पास सारे महकमे मौजूद हैं मगर कोई अपना काम करने को तैयार नहीं है, और सिर्फ अब जमा खर्च हो रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी पास इसके ऊपर ये भी करेगी, फिर ये मामला भी पिछले बहुत से क्राइम्स की तरह, बहुत से बड़े बड़े स्कैंडल्स की तरह दब जाएगा। और बाहर लेकिन सर दबेगा कैसे? आप कह रहे थे कि अभी ये मामला टेस्ट केस के तौर पे फैटफ में जा सकता है आगे, और ये आलमी सतह पे हमारे लिए जो इस पर जगहसाई का बायस बन सकता है। ना सिर्फ जगहसाई बल्कि शायद इसकी बेस पे हमें कुछ पाबंदियां भी आ सकती है। क्या इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है ग्लोबली स्पीकिंग? जी, मैं कह रहा था, देखिए लोकली तो अगर हम इसी तरह का बेवकूफाना काम करते रहे तो वो तो लोग छूट जाएंगे। जैसे अभी वो भी बता रहे थे कि एफआईआर ही गलत काटी है, जिस महकमे को इख्तियार ही नहीं है उसने कटवा दिया। ये तो समझिए कि उनके साथ बड़ा भला कर रहे हैं, उनके साथ कनाइवस में है कि नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर नालायकी तो बाहर कैफ जाहिर है। मगर जो आपने इंटरनेशनली पूछा, ये मामला जब बाहर जाएगा, देखिए इस वक्त
इसको 2-3 एजेंसियां देख रही हैं। एक हमारा FATF देख रहा है, दूसरा अमेरिका की FinCEN देख रही है, क्योंकि जब मनी जब जाती है तो हर जो आपको पता है डॉलर की जो भी मूवमेंट होती है वो अमेरिका से रूट होती है, वो इसमें बड़ी गहरी नजर रखते हैं और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। तीसरा, सो मच एनफोर्समेंट एजेंसी भी ये देख रही है कि कहीं ये जो लोग जिन्होंने ये पेशावर में और जिस जगह पे ये ऐसी जगहों पे अकाउंट्स खुलवाए थे वहां उन्हें ये बहुत शक है कि इसके अंडरलाइन कहीं ड्रग मनी ना हो। तो ये तीनों मामलात ऑलरेडी उनके नॉलेज में है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है उन्होंने। अब हमारे लोग जितना भी दबाएं इंटरनेशनली तो ये मामला नहीं दबेगा और इसके लिए जाकर हमें फिर जवाब देना होगा और बहुत पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान होगा। कड़ा इम्तिहान होगा। और इकराम साहब हम उम्मीद ही करते हैं, क्योंकि आपको, लेकिन मैंने जिस तरह देखा है वाइट कॉलर क्राइम्स अभी तक आपने कहा लोकली ये बच निकलते ही हैं। अभी कानूनदान जो बता रहे थे, माहिर कानून, वो बता रहे थे कि टेक्निकलिटीज हैं और ये वो, तो आप यू आर होपिंग कि इसमें कुछ होगा भी या नहीं, या इट विल बी आई वॉश? नहीं, ये आई वॉश ही रहेगा। देखिए, अगर कुछ होना होता तो अभी तक स्टेट बैंक को उन सारे ऑफिसर्स के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया था, खुद FIA को कहना चाहिए था कि इनके खिलाफ आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अब अगर आपका रेगुलेटर ही जो है महज फाइन तक के अपने आप को महदूद रखता है तो ये जाहिर करता है कि रेगुलेटर ही सीरियस नहीं है। अगर ऐसी चीज किसी और दुनिया के सेंट्रल बैंक के पास आती तो वो फौरी तौर पर, जैसे अमेरिका में होता, तो अभी तक FBI इसके पीछे लग चुकी होती। तो अभी मुझे सबसे बड़ा अफसोस हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और FIA को ये केस नहीं दिया है, जो सबसे बड़ा अफसोस की बात। ठीक है डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साहब भी साथ थे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में इंतखाबी सियासत की, पंजाब में सियासी दंगल और जो आइंदा मंजरनामा इंतखाबात के बाद हो सकता है, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। कुछ जमातों की जानिब से ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसकी हकीकत क्या है ये भी जानेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब IPP के और सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन हवाले से गुफ्तगू हो रही है सोलर पैनल्स और उसके बाद उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक से खिलाफ सेनेट की स्टैंडिंग कायमा कमेटी और स्टेट बैंक के चार्जेस। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के सियासी माहौल पर गुफ्तगू करते हैं, खासतौर पर पंजाब की सियासत में क्या होने जा रहा है। 8 फरवरी की इंतखाबी तारीख और फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दिहाइयाँ हैं, इसके पीछे हकीकत असल में है क्या। फयाज चौहान साहब से जानते हैं, सीनियर सियासतदान है, IPP के सीनियर रहनुमा है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। चौहान साहब ये बताएं कि जो आपकी साबका पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बार उसकी दहाइयाँ दे रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों को उस पर कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे हैं, या गिरफ्तारियां हो गई हैं या रेड्स हो रही हैं पंजाब के अंदर बिलखुसूस। क्या ये फेक नैरेटिव है या अगेन या फिर इट इज रियली सस्पिशियस कि वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है? यू आर आल्सो कंसर्न चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफियान भाई, बात यह है कि परसों अमेरिका के अंदर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो नाअहली की सजा भुगतनी पड़ी है, उसने एक दर्स दिया है पूरी दुनिया को। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि दुनिया में सबसे सिविलाइज्ड माशरा, सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ के हवाले से अमेरिका और यूरोप और बरतानिया है। हम ये भी मानते हैं कि अमेरिका के अंदर कानून की अमलदारी हमारे माशरों की निस्बत थर्ड वर्ल्ड और तरक्की पजीर मुल्कों से कहीं ज्यादा है जी। तो वहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस वजह से नाअहल करार दे दिया अदालत ने कि आज से 2.5 साल पहले जनवरी 2021 उसकी तकरीरों से मुतासिर होकर उसकी जहरीली तकरीरें, उसकी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मबनी तकरीरों से मुतासिर होकर उसकी पार्टी के हामियों ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस है उस पर हमला किया था। इस पादाश में अमेरिकी सदर जो है वो नाअहल हो गया। आप मुझे बताएं, 9 मई को उन्होंने तो एक जगह के ऊपर हमले के ऊपर ये ऐलान कर दिया और ये जनाब नाअहल करार दे दिया। 9 मई को पौने 200 मकामात के ऊपर हमला हुआ। GHQ, जिना हाउस, गवर्नर हाउस, ISI के दफातर, फौजी दफातर,
सिविलियन गैर सिविलियन जितनी तंजीबात थी, तो आप बताएं कि उसके ऊपर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनको पकड़ा जा रहा है, ये इश्तिहारी है। ये पिछले 7 महीने से इंतहाई सवियर किस्म की रियासत से बगावत, रियासत से गद्दारी, इनकी ऑडियो, इनकी वीडियो, इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के तौर पे मौजूद है। अब ये भागे हुए थे, अब जब इनको पकड़ा जा रहा है तो ये कहते हैं जनाब हम मजलूम हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा। लेकिन भाईजान, दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क की, सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता माशरे की सबसे बड़ी अदालत ने ये दस दे दिया है हमें कि 21वीं सदी के अंदर रियासत से आगे कोई चीज नहीं है। लेकिन इंतखाबात को लेकर चौहान साहब, ये फिर पूरा जो प्रोसेस है ना इंतखाबात का, इस पर क्वेश्चन मार्क जो डाले जा रहे हैं कि लेजिटिमाइज डिलेजिटिमाइज किया जा रहा है इसको, कि ऐसे कह के जैसे प्री पोल रिगिंग हो रही है या फिर ये धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं, तो आने वाले इंतखाबात को होने से पहले ही मुतनाज़ा करने की भरपूर कोशिशें हैं। और इसमें हमने देखा कि फिर इस पूरी कोशिश के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयां बाकायदा हुई। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी है, क्या है ये आगे? देखें, पीटीआई इस वक्त, पीटीआई की लीडरशिप साजिशों के अलावा तो कोई काम नहीं है। पिछले 2 साल भी तहरीक फसाद फिल अर्ज़ चला के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कर दी, पाकिस्तान की खुददारी तबाह कर दी, पाकिस्तान की वकार और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी दाव पे लगा दी। अभी भी साजिशें हो रही हैं। एक तरफ इलेक्शन लड़ी जा रहे हैं, मीठा मीठा हाब हाब, कड़वा कड़वा, थुई थुई। भाई, जो लोग इश्तिहारी हैं, दुनिया के किसी थके हुए मुल्क में भी चले जाएंगे तो उन इश्तिहारियों को पुलिस ने, इंतजामिया ने, अदालतों ने इसी तरीके से बिहेव करना है। सही क्या 1150 लोगों पे अमेरिका की इंतजामिया पुलिस ने FIR काटी। 4 महीनों के अंदर 850 को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद सुना दी। ये होता है रूल ऑफ लॉ, ये होता है तहजीब याफ्ता माशरे। हमारे यहाँ तो अजीब दादी बेड़ा है। हमारे यहाँ तो पहला 1.25 साल 21 तोपों की सलामी दी गई है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। माही आवेगा तो फुला लल धरती से जाओगी वाला माहौल था चीफ जस्टिस की तरफ से। मेरा माही चैन छबीला, मैं तो नाचूंगी वाला एक माहौल बनाया हुआ था अदालती सिस्टम ने। चीफ जस्टिस जनाब इस तरह बिहेव करते थे जैसे उनका जनाब लाडला है और उनके घर का कोई जनाब सबसे लाडला जवाई होता है, किसी भी खानदान का सबसे लाडला जवाई जो होता है ना, उस तरीके से बिहेव किया जा रहा था आपके जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। तो आप बताएं, क्या इश्तिहारियों के साथ इस तरह बिहेव किया जाता है जिनकी आंखों देखे मनाजिर मौजूद है? शोहदा की तस्वीरें, शोहदा के पोर्ट्रेट, फौजी तनसीबात, गैर फौजी तनसीबात, उनके ऊपर हमले, तोड़ फोड़, दहशत गर्दी। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ ने तो ये करना ही करना है। लेकिन तासुर जो दिया गया कि खंबा भी खड़ा हो जाए तो खंबा भी इलेक्शन जीत जाएगा, कागजात नामजदगी जो जमा हुए, आपने इस इंतखाबी अमल को देखा, आपको लगता है कि वाकई में इतने कागजात भी जमा हुए हैं कि वजारत उज़्मा का अगर उम्मीदवार भी हो कल को तो उस लिहाज से उतने MNAs हैं इनके पास जो कागजात जमा हुए हैं? जीतना आबादना, इलेक्शन लड़ना तो अलग बात है। चौहान साहब, इन्हें तो आप खंबों को खड़ा करें, खंबों को खड़ा करें, इनको पता चला जाएगा कि हरा समुद्र गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। सर नहीं, ये सोशल मीडिया की हद तक गैर मुल्की ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें और खसूसन यहूदी ताकतें, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो खिलवाड़ मचाया, यही खिलवाड़ यहाँ पाकिस्तान के अंदर मचा रहे हैं। और सोशल मीडिया की हद तक एक तूफान बदतमीजी है। रियलिटी के अंदर चीजें, जब इलेक्शन की पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है। इलेक्शन के जो पॉकेट्स होते हैं, इलेक्शन के जो वोट होते हैं, वो मखसूस जगहों पे। अब देखना, मैं इस वक्त आया हूँ, मेरी एक क्रिश्चियन ब्रादरी है जी, बाबर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो मेरे हल्के की यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे मुलाजिम है। मैं यहाँ से जनाब अपने हल्के से 10 मील दूर मैं यहाँ पर आया हूँ अपने क्रिश्चियन दोस्तों से मिलने। इनके साथ क्रिसमस का मैंने केक काटा है। हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वोट बैंक है। जब इलेक्शन की साइंस होती है, वो उन वोटर से जाके वोट डालना होता है। ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए वेले बिल्कुल। मैं तो मजबूरन लफ्ज यूज करता हूँ। पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, मुखालफीन के खिलाफ सारा दिन सोशल मीडिया पे भोंकते हैं। मैं तो इनको आवारा कुत्ता कहता हूँ। ये आवारे कुत्ते हैं, सारा दिन भोंकते रहते हैं, सारा दिन। मजबूरन मुझे लफ्ज यूज करना पड़ रहा है। वो इनको क्या पता कि इलेक्शन वाले दिन वोट की पॉलिटिक्स क्या है। तो इस वजह से सोशल मीडिया की साइंस मुख्तलिफ है
और इलेक्शन की सियासत, इलेक्शन डे वो जरा मुख्तलिफ चीज है। नहीं, और चौहान साहब ये तो आप ये भी बताएं ना कि इसमें बहुत से इस दफा इंतखाब के अंदर लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़कर दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, या तो आजाद होंगे या बहुत से ऐसे होंगे जो अभी भी तहरीक इंसाफ में होंगे, जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, जैसे आप खुद हैं फयाज चौहान साहब, और किसी और प्लेटफॉर्म से अब आके जाके इस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे। आपके लिए क्या ये इलेक्शंस आसान होंगे, मुश्किल होंगे, इसको सामने रखते हुए कि पीटीआई का वोट बैंक, यानी पहले वो था, वो भी सपोर्ट थी, इस वक्त आपको, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं कि शेख रशीद साहब जैसे हैं, वो तो अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो लगे रहा है कि उनको खौफ ये है कि शायद पीटीआई के वोट बैंक को अभी भी नाराज ना करें। तो कोई आप लोगों को कोई खौफ तो नहीं है चौहान साहब जो पीटीआई छोड़े हुए इलेक्शंस के अंदर? जी भाईजान, मुझे कोई खौफ नहीं है जी। मैं वाहिद सियासतदान हूँ 7 महीने से फ्रंट फुट के ऊपर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की रियासत की खातिर, क्योंकि मेरा एक नारा है कि मेरा ब्लड ग्रुप है पी पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव, और रियासत से आगे और पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज समझ चुका हूं कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यहूदी ताकतों के हाथों में इस्तेमाल होकर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डैमेज किया है, और ये अपनी सिर्फ करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी मिसेस की करप्शन को छुपाने के लिए, अपने रिश्तेदारों की और बहनों की करप्शन को छुपाने के लिए इन्होंने सहारा लिया अपनी पार्टी का, अपने वर्कर्स का, अपने रहनुमाओं का, और हजारों खानदान तबाह कर दिए। 9 मई के बाद खान भाई हजारों खानदान तबाह हैं, जिनके प्यारे जेलों में है, जिनकी माए बहनें बेटियां जेलों में हैं, जिनकी माए बहनें बेटियां जनाब कचहरी में और खानों में खजल हो रही हैं। खुद तो ये अंदर देसी अंडे, देसी बकरे, देसी घी और देसी मुर्गियां खा रहे हैं ना, और साइकिल के जरिए से एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10-10, 12-12 मरले का जनाब इन्होंने इहाता और इंफ्रास्ट्रक्चर घेरा हुआ है। उन लोगों से पूछें जिनकी माए बहनें बेटियां या जेल में या बाहर खजल हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो भाईजान फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, हम शेख रशीद साहब की तरह सियाणे नहीं है, वो बहुत सियाणे हैं। फवाद चौधरी भी सियाणा था, वो बेचारा भुगत रहा है। शेख साहब भी कुछ ज्यादा ही सियाणे ने, वो कहते हैं एक टिकट नाल 2 मजे लइए, एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखें। 9 मई के हवाले से जो वाकयात है, उन्होंने कहा जी, क्या कहा था, वो लफ्ज यूज किया था कि कौन सा प्रोग्राम था, क्या कहा था जी उन्होंने कहा था दज्जाली, भी एक लफ्ज यूज किया था इन्होंने जनाब के 9 मई का जनाब प्रोग्राम, पता नहीं दज्जाली प्रोग्राम था। और फिर उन्होंने कहा था मैं चिल्ले पे गया हुआ था, उन्होंने कहा मैं चिल्ले से वापस आ गया, चिल्ला। एक तरफ लांती प्रोग्राम भी करार दिया इमरान खान को, लांती किरदार भी करार दिया साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। हुण वोटां लैण से कहते हैं मैं असली हाँ तो नस्ली हाँ। ये मैं जानता हूं, मैं पिंडी वाला हूं कि किस तरह मिलते तरले करके एस्टैब्लिशमेंट की किस तरीके से जनाब चाऊ चाऊ करके अपनी जान छुड़ाई थी इन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ किस किस्म की ये, लेकिन बताएं ना थोड़ा इंतखाबी सियासत के लिहाज से, आप जिस हल्के में जिस आप में जिसमें इंतखाब लड़ रहे हैं, और खासतौर पर पंजाब के लिहाज से हमें बताएं ना कि क्या वहां पर फयाज चौहान एज ए इलेक्टेबल जो है उसका वोट काउंट करेगा, वहां पे पार्टी का वोट होगा, या वहां कोई हवा चल रही होगी जैसे 18 में या 13 में एक हवा चल रही थी, तो या फिर बरादरी है? क्योंकि शेख रशीद जब बोल रहे हैं कि मैं इमरान खान को नाराज नहीं किया, उस तासुर यही जा रहा है कि वो नाराज नहीं करना चाह रहे, वहां पीटीआई का वोट बैंक अभी भी है, जिस वजह से वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। नहीं तो शेर अफजल मरवत जो है ना, वो जब जेल गया था बेचारा, जाने से पहले आखिरी कॉन्फ्रेंस जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिल के आके उसने की थी, उसने कहा था जी अंदर से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मैसेज दिया है कि शेख रशीद को भी वोट नहीं देना। ये उसकी जनाब और रैकेट है। तो शेख रशीद जितना मर्जी सियारपुरा कर ले, लोगों को पता, लेकिन इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमें से कोई गर्ज नहीं, वो अपनी कहानी करें। हमने भाईजान पाकिस्तान की सियासत करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मसला ये है कि इस 9 मई के वाकयात और फिर 1.25 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ ने मचाई इस पाकिस्तान में, उसकी वजह से सारे मुल्क के हालात का बेड़ा कर दिया। मईशत का भी बेड़ा गर्क है तो सियासत का भी बेड़ा गर्क है। कोई सियासी जमात पॉपुलर नहीं है इस वक्त, ये भी सुन लें। अच्छा, कोई सियासी जमात, पीटीआई जनाब और रियासत की जनाब टाई चढ़ी हुई है, और आईपीपी हम नई जमात है, पीपल्स पार्टी पिछले 10 साल से पिटी हुई है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और नून लीग 16 महीने इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से जो खोलती रही है पीडीएम की हुकूमत में, उसकी वजह से बेचारी वो भी आवाम के अंदर कोई इतनी पॉपुलर नहीं है। तो ये इलेक्शन अवामी पॉपुलैरिटी का नहीं है, ये इलेक्शन पार्टियों की लहर का या हवा का नहीं है, ये शख्सियात का है, ये कैंपेन का है, ये जोड़ तोड़ का है, ये बरादरी का है, ये पीआर का है। और प्रोग्राम, सच्ची बात करूं, दिसंबर जनवरी ठंड प्रोग्राम है,
आपका जनाब कैंपेन भी ठंड मुठ है और पार्टियों पे भी ठंड है। तो ये भाग तोड़ का इलेक्शन है, लड़ रहे हैं लोगों के पास, जो ज्यादा चला जाएगा कैंडिडेट ज्यादा जोड़ तोड़ कर लेगा, भाग दौड़ कर लेगा, और टर्न आउट भी इतना नहीं होना, ये भी सुन लें। अच्छा, मैं तो ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 10 से 12,000 वोट लेने वाला इलेक्शन जीत जाएगा सूबाई पे, और 30-40 हजार पे कौमी वाला जीत जाएगा शहरों में। अच्छा, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी पॉपुलर ही नहीं होगी, तो फिर चौहान साहब फिर जो मंजरनामा इंतखाबात के बाद फिर क्या बनेगा? मैं पंजाब की पहले बात करूं आपसे, तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, अभी तक टिकटों की तकसीम ही चल रही है, वहां पर आपकी पार्टी आईपीपी एक्टिव है, पीटीआई कहती है, पीएमएलक्यू है, तो ये क्या मंजरनामा क्या लगता है आफ्टर इलेक्शंस? फिर ये कोई खिचड़ी सी बनेगी? देखिए बात यह है कि अभी आईपीपी और नून लीग की एडजस्टमेंट होनी है, जब एडजस्टमेंट फाइनलाइज हो जाएगी तो फिर तो मंजरनामा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और उम्मीद ये है कि अक्सरियत में जनाब नून लीग और आईपीपी के जनाब एमएनएस भी होंगे और पंजाब के अंदर एमपीएस भी होंगे। फिर आज़ाद एक अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ है जनाब, जो आज़ाद कैंडिडेट्स की भी जीतेगी, उनका झुकाव भी फिर या नून लीग की तरफ होगा या आईपीपी की तरफ होगा, दोनों में से किसी एक साइड पे ही होगा। तो जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपका नून लीग, आईपीपी, येयूआई, फजलुर रहमान और एनपीएम ये मरकज में इक़्तिदार में होंगे, बाकी सारी अपोजिशन होगी। पंजाब के अंदर जो मैं मंजरनामा देख रहा हूँ, अच्छा, पीपल्स पार्टी भी आप कह रहे हो अपोजिशन में होगी? कौन सी पीपल्स पार्टी? हाँ, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी। पीटीआई जो उक्का दुक्का लोग आएंगे जीत के जाना, वो भी मुझे मेरा ज़हन ये कहता है कि वो आते सारी उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेना है, और वो जिधर जनाब हवा का रुख होगा उसी साइड पे वो चलेंगे। अच्छा, और ये जो साहब, क्योंकि ये जो जुनूबी पंजाब है, क्योंकि आपने बात की ना कि पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स का वोट बैंक होगा, और आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं कि वहां पर जो फिर कैंपेन स्ट्रॉन्ग करेगा, जो शख्सियत होगी, बरादरी होगी, पीआर होगी, तो फिर जुनूबी पंजाब में क्या नून लीग वहां पे डेंट डाल सकेगी? आपकी आईपीपी डालेगी या पीपल्स पार्टी कह रही है वहां स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका जुनूबी पंजाब में? वहां पे क्या सूरत हाल है? देखें, जनूबी पंजाब से आजाद भी जीतेंगे, नून लीग भी जीतेगी, आईपीपी भी जीतेगी, पीपल्स पार्टी का उक्का दुक्का जो जीतने हैं वो जनूबी पंजाब से ही जीतने हैं, बाकी तो कोई हालात नहीं है। 500 से ज्यादा वोट नहीं है पीपल्स पार्टी का किसी भी सूबाई हल्के में, 1000 से ज्यादा जनाब आपके एमएनए के उसमें नहीं है, तो जनूबी पंजाब से कोई उक्का दुक्का सीटें वो जीत जाएंगे। बाकी आईपीपी, नून लीग और आजाद, ये तीन जो है ना वो आपको ज्यादा नजर आएंगे, और आजाद फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, या नून लीग में जाएंगे या आईपीपी में आएंगे। सही, तो फिर ये जो एक नैरेटिव सा बनाया हुआ है इन्होंने कि बहुत पॉपुलर हैं आपके जो फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब पीटीआई के, तो वो सारा नैरेटिव 8 फरवरी को जिसे कहते हैं धबरदूस खत्म होने वाला है, उसका कुछ भी यानी सामने आना है कि क्या कुछ भी नहीं है, पूरे मुल्क में कहीं भी खंबा या कोई भी चीज नहीं जीत रही, क्लीन स्वीप क्या होगा? वकीलों की जनाब आप छतरी नीचे क्यों आ रहे हैं? फिर आप वकला ढूंढ के क्यों लेके आ रहे हैं? खंबों को दें, जितने खंबे हैं, जितने चार्ली चैपलिन है, जना सियासी चार्ली चैपलिन जितने हैं इनकी पार्टी के अंदर, उनको दे दें टिकट, बेचारे सादे से, उनको नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बड़े पॉपुलर थे। जब वो दुबई से आए थे ना, तो दुबई में बैठे बैठे उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे वो पाकिस्तान में उस वक्त नंबर 1 थे, उस वक्त नंबर 1 पॉपुलर, उनकी फॉलोइंग। उन्हें भी ये ज़ौक़ हो गया कि मैं तो बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं तो जाऊंगा, जाते सारे लोग कंधों पे बिठाएंगे और इलेक्शन जो आ रहा है मैं उसमें वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। वापस आए तो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें दाल आटे का भाव पता लग गया, 1 हफ्ते के अंदर, कि भाई सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स हो रहा है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, और फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इलेक्शन की पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनका भी सोशल मीडिया पे बाहर बैठे हुए हैं, वो बैरूनी ताकतों की जो एजेंसियां हैं उनके पेरोल पे वो जबरान इलियास और इमरान गजाली वो बैठे सारा दिन, और ओवरसीज पाकिस्तानी और जितनी मुल्क दुश्मन एजेंसियां हैं उनके अहलकार फेक नाम से, डमी नाम से सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन पाक फौज के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के अदालती इदारों के खिलाफ, इनके मुखालफिन के खिलाफ एक अजीब तूफान बदतमीजी सारा दिन ट्विटर और फेसबुक पे वो चलाई रखते हैं, और इंस्टा पे वो इस पे खुश है। सोशल मीडिया पे आप रात को बैठे 1 घंटा बैठे, आपको पक्का यकीन हो जाएगा सुबह साबिक चेयरमैन तहरीक साहब वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहे हैं, पक्का यकीन। इतना आपको ईमान यौम आखिरत पे नहीं होगा बीइंग अ मुस्लिम, जरा आपको 1 घंटा आप ट्विटर पे और फेसबुक पे बैठे ना,
तो आपका ईमान मजबूत हो जाएगा कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह ही सुबह उठेंगे तो वजारत उस्मा का हलफ उठा रहे होंगे। ये तो सोशल मीडिया का हाल है। जॉन साहब ये बताएंगे अभी जो, क्योंकि आप नजर रखते हैं उन चीजों पर भी जो सामने पसे पर्दा होती हैं, तो ये जो इलेक्शन के ऊपर चेमोगोइयां हुई और अफवाह का बाजार गर्म हुआ, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की एक प्रेस रिलीज आई, फिर सुप्रीम कोर्ट बार की एक प्रेस रिलीज आई, और फिर उससे जुड़ा फिर एक पहले लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, फिर जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे और फिर इलेक्शन का फैसला हुआ, और फिर उसके बाद भी अभी तक भी एक चेमोगोई में मतलब हम कहें कमी तो आ गई, सेटल तो हो गया मामला, लेकिन जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं या कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो अभी भी मौसम की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी क्लियर है 8 फरवरी? और फिर अगर कोई नहीं चाहता इंतखाबात तो वो कौन है जो नहीं चाहता इंतखाबात, अल्तवा चाहता है, कौन है वो? देखें, पहली बात तो क्लियर होगी, पीटीआई नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। अच्छा, ऐसी आपके सामने है, इनका बड़ा विजिलेंट और इनका बड़ा एक्टिव जनाब वकील भी था और लीडर भी था। वो अलग बात है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हस्बे साबिक जो उनके मुतालिक उनके घर वाले और जाती दोस्त कहते हैं कि इनका नाम है तोता चशम, ये मैं आपको ऑन ओथ बता रहा हूँ। अच्छा, इनके जितने दोस्त हैं, जो 4-5, जिनकी वजह से 2 मेरे भी दोस्त हैं और इनकी फैमिली के लोग, वो नाम इन्होंने रखा हुआ तोता चशम के। ये बंदे को इस्तेमाल करके बुरा वक्त आने पे जना भी आके फेर लेते हैं। उमैर न्याजी के साथ भी यही किया। अब उमैर न्याजी ने इनकी शय के ऊपर अदालत में जाके स्टे लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। क्यों? जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं चाहते। तो उनके जहन के अंदर ये खाम ख्याली है कि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस आ रहा है वो इनके लिए फैसिलिटेटर बन सकता है या फिजिबल हो सकता है। ये इनकी गलतफहमी है। तो बस साजिश की इन्होंने। किसने फिर जनाब स्टे लिया था? उमैर न्याजी ने लिया था। तो चाहते तो वो है, लेकिन आपके चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा मशहूर फिक्रा कहा है कि बम गिरे या इलेक्शन अब होंगे। तो उस फिक्रे के मुताबिक तो हालात ये है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जनवरी और फरवरी का पहला अशरा आधा पाकिस्तान जो है वो बर्फ से डूबा होता है। केपी के, बलोचिस्तान और पंजाब के भी कुछ एरियाज, जनूबी पंजाब की पहाड़ी जो उधर डेरा गाजी खान के साथ और आगे पीछे, तो ये चीज तो वाकई मैटर करती है। तो अब देखिए आगे क्या हालात बनते हैं। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं अगर ये है मैटर करती है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब और कुछ जमातें बोल रही हैं कि हाँ जी कंसर्न्स हैं हमें, और फिर सिक्योरिटी और फिर खासतौर पे अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, जवान साहब अभी अमेरिका का दौरा हुआ आर्मी चीफ का, तो ये आपने कैसे देखा इस तनाजुर में? क्या ये खदशात ऐसे हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए, या अब रूम है इसको कंसिडर करने का इन चीजों को? देखिए, अभी अगले 10 से 15 दिन के अंदर चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है वो तो बड़ा कामयाब रहा है। वो तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से सारे इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इश्यूज, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के, पाकिस्तान के दाखिला और खारजा जितने मामला थे, वो तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी जनाब वहाँ पर डिस्कशन हुई है और बड़ी अप्रिसिएशन भी हुई है उन्हें। तो बाकी अभी इलेक्शन कमीशन देखेगा मौसम के जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक। मतलब अभी भी आप कहते हैं कि खदशा है, मतलब अभी हम 8 फरवरी पे पूरी तरह एतमाद रखें या ना रखें, अभी भी आपको लगता है? जी, चीफ जस्टिस ने कहा था कि बम गिरे या दोनों सूरतों में इलेक्शन होंगे। दूसरा मना किया था, किसी ने जनाब मीडिया में बात नहीं करनी, सही जनाब टीवी से करनी है, वो भी बंद कमरे में। ठीक है ना? तो तुसी परवाना जे बार पूछते हो लेट हो रहे हो बाजी ओड़े ते हो जाएंगे। सही मुझे बीच में की सीट पे यार बहुत शरीफ आदमी है। सही है फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फयाज चौहान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। मुल्क में इंतखाबात और पंजाब में बिलखुसूस जो इंतखाबी माहौल है उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, और जो सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा, 8 फरवरी की अहमियत, और साथ साथ जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनका मुस्तकबिल इंतखाबी क्या हो सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक हम वाइंड अप और समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन मामला पे गुफ्तगू हुई। मुल्क का सियासी माहौल, इंतखाबात, और इसके साथ साथ उससे पहले हमने बात आपके सामने की कि सोलर पैनल के हवाले से जो 70 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को पीनलाइज किया, और उस पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का मौक़िफ़ क्या है, जो मुख्तलिफ आइनी, कानूनी, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, ये भी आपके सामने तमाम डिटेल्स और दफ्तलात रखी। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।